नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। आज हम जो हैं 22 और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोबारा से मैं आपका स्वागत करती हूँ आईएएस की तैयारी के इस चैनल में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर से। तो आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो युवा से रिलेटेड है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है युवा के साथ जो है एक पार्टनरशिप साइन किया है, जिसमें वो जो है हमारे जो यंग लोग हैं उनको एम्पावर करेंगे और उनको इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ जो है ऐसी जॉब सीख कर पाएँ जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब थोड़ा सा युवा प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये युवा प्रोग्राम इंडिया बेस्ड नहीं है, एक्चुअली इसको जो है वो यूएन ने लॉन्च किया है और इंडिया की कोलैबोरेशन के साथ जो यूएन की डिफरेंट बॉडीज़ जो इसके साथ अटैच्ड हैं, जिनकी कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है, वो है यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनएफपीए है, यूएनओडीसी है, यूएनईपी है, यूएनएचसीआर और आईएलओ। ये सब बॉडीज़ ने जो है ये यूएन के अंडर आती हैं और इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर ये जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट युवा जो है इसको लॉन्च किया है। इसका जो एम है वो ये है कि जो भी हमारे पोटेंशियल यूथ हैं या ऐसे यंग पीपल हैं उनको ऐसे मीनिंगफुल इंगेजमेंट्स में दी जाए या ऐसे सोशल सिविक और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज़ किया जाए ताकि उनकी स्किल्स को जो है यूज़ किया जा सके और जो यंग जनरेशन है या जो हमारी डेमोग्राफी है वो किसी भी फ्रूटफुल कार्य की तरफ जो है अपने एनर्जी को यूज़ कर सके। जो युवा प्रोग्राम है एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है यूथ को एजुकेशन और लर्निंग से उसके प्रोडक्टिव काम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा ताकि उनकी एजुकेशन या उनकी लर्निंग से उनको जो है किसी भी प्रोडक्टिव काम की तरफ जो है वो यूज़ किया जा सके। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो होप मार्स मिशन से रिलेटेड है। उसको अल अमाल प्रोब भी कहा जाता है। जो ये होप मार्स मिशन है ये यूएई ने लॉन्च किया है, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जो है इसको लॉन्च किया है। ये जो है मार्स मिशन है, ये जो यूएई का है वो 4th मिशन है मार्स के लिए, बट ये अरब वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है या इसको आप अपने दिमाग में रखिए क्योंकि वन लाइनर्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली जो है बाहर दूसरी कंट्रीज़ के मिशंस के बारे में यूपीएससी कम पूछती है, बट ये एक पॉइंटर है क्योंकि ये फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है अरब वर्ल्ड का, तो इसलिए इसको ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है। इसको जो है ये एक ऑर्बिटर को जो है इसके पास एक ऑर्बिटर है जो कि मार्स पे जो है 2021 में पहुंचेगा। अब इस मिशन का जो एम है वो क्या है? वो मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये था हमारा होप मार्स मिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो एस्ट्रॉयड 2020 एनडी से रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नासा ने जो है वो वार्निंग इशू की है कि ये जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड 2020 एनडी जो है ये इंडिया जो अर्थ है उसके पास में आ रहा है 24 जुलाई को। अब इसका पोटेंशियल जान लेते हैं कि कितना खतरनाक है या क्या इसका रेलेवेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो है इसके बारे में बताया गया है कि 170 मीटर जो है वो लॉन्ग है और ये जो है 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो अर्थ के क्लोज होगा, मतलब इतना क्लोज है अर्थ के। ये इसको जो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया और पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉयड की कैटेगरी में जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो क्या होते हैं। जो भी एस्ट्रॉयड्स हैं 0.05 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट या उससे कम जो इंडिया जो ऑर्बिट के इंटरसेक्शन पीरियड में आते हैं अर्थ के, उनको पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉयड की कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज करती है नासा। तो ये जो एस्ट्रॉयड है वो 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लोज है अर्थ के, मतलब 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है, तो इसको इसलिए पोटेंशियली हैजार्डियस कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर का देखते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर वो मनोदर्पण इनिशिएटिव से रिलेटेड है। अब ये मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए। तो जो भी इसके अंडर जो है जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे वो बेसिकली जो है कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसके मद्देनज़र उसको नज़र में रखते हुए जो है वो लॉन्च किए जाएंगे ताकि जो है उसके इफ़ेक्ट से, मतलब कोविड-19 के जो इफ़ेक्ट से किसी भी प्लेटफॉर्म पे यानी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कोई फ़र्क, मतलब ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, उसका इफेक्ट ना हो। तो ये जो प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भर भारत के अंडर लॉन्च किए जाएंगे ये मोस्टली कोविड-19 को नज़र में रखते हुए लॉन्च किए जाएंगे।
तो इसको जो है मनोदर्पण इनिशिएटिव है क्या? मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है एक साइको सोशल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ताकि जो है मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सके। इसमें जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कंसल्टेशन जो है वो इजी हो। अभी आपको पता है कि कोविड-19 के चलते सब लोग अपने घरों में लॉक हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, क्योंकि आप एक घर के अंदर बंद हो तो आप जो है आप बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से जाते हो। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स के चलते हुए या किसी भी और चीज़ों के चलते हुए काफ़ी सुसाइड्स जो हैं वो हुए हैं। तो इसलिए जो है ये इमोशनल वेलबींग और ये साइको सपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम से रिलेटेड है। अब ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है ये अभी रिसेंटली जो है लॉन्च की गई है। ये जो स्कीम है वो 2020-21 से लेकर 2029-30 तक जो है ये ऑपरेशनल रहेगी, मतलब ये 10 साल के लिए जो है वो ऑपरेशन में रहेगी। अब देख लेते हैं ये जो बॉडी है या ये जो फंड है ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली सेंटर ने जो गाइडलाइंस है वो इशू की है ताकि इसकी जो 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है, फंड है, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस जो है वो इशू की हैं। अब जो है एआईएफ के बारे में जान लेते हैं, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जान लेते हैं। इसको अनाउंस रिसेंटली किया गया था ताकि मीडियम और लॉन्ग टर्म डेप्थ जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड किया जा सके एग्रीकल्चर के फील्ड में, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है या कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स जो हैं उनको अच्छे से जो है एफिशिएंटली जो है उसका यूज़ किया जा सके। अब देखते हैं कि कौन कौन इसके अंडर जो है लोन्स के लिए एलिजिबल है या कौन कौन जो है बॉडीज़ जो है लोन्स दे सकती हैं। तो अब देखते हैं कि पहले लोन्स के लिए कौन एलिजिबल है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ वो जो है लोन सीक कर सकती हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो जो है वो लोन ले सकती हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर्स जो हैं इसके अंदर जो है वो लोन्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एलिजिबल लेंडर्स हैं ये कौन कौन जो है वो लेंडिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेगा, वो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो भी जो है एलिजिबल लेंडर्स हैं जो कि लोन्स प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अब इसके लिए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटीज़ भी बनाई गई हैं ताकि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और जो है फीडबैक भी लिया जा सके ताकि इस फंड का जो है एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सके। आपको पता है मोस्टली ऐसे फंड्स जब क्रिएट किए जाते हैं तो इनमें बहुत सारे लीकेजेस हो जाते हैं या बहुत सारे करप्शन के ऐसे इशूज़ हो जाते हैं, और ये जो फंड जो हैं जिन पर्पज़ के लिए बनाए गए होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हर लेवल पे नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और जो है फीडबैक भी जो है इफेक्टिव हो सके। और इसमें जो है एक जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, या आप मेंस में भी कोट कर सकते हो, तो डायरेक्ट जो है परसेंटेज पे नहीं पूछा जाता है बट अराउंड पूछा जा सकता है। तो इसमें जो 24% की जो टोटल ग्रांट है इस प्रोजेक्ट की वो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को जो है उनको दी जाएगी, उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ की जाएगी। तो ये एक फैक्ट है जो आपको इसमें याद रखने के लिए ज़रूरी है। बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी जनरल है, बट ये जो एक फैक्ट बेस्ड नॉलेज है इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। इसको CCRGA से भी बताया जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि CCRGA ने जो है इशू किया है एक नोटिस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को, उनके जो भी एडवर्टाइजमेंट वो न्यूज़पेपर्स में देते हैं उनके लिए। तो अब देख लेते हैं CCRGA जो है वो कब सेटअप हुआ था और क्या इनके मैंडेट हैं। CCRGA जो है उनको 2016 में जो है वो सेटअप किया गया था, और इसको सेटअप किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और क्यों सेटअप किया था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे जो है इसको जो है बनाया गया था सेंटर के द्वारा। तो इसका जो काम है वो ये है, कंटेंट रेगुलेशन का काम है, वो भी उन एडवर्टाइजमेंट्स का जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंड की जाती हैं। ठीक है, और इस क्योंकि अभी रिसेंटली बनी है तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि डिजिटल मीडिया को नहीं ले रहा है, पेपर मीडिया को ले रहा है। तो इसमें जो है सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवर किया गया है।
अब यहाँ पे जो है अगर आता है पेपर में कि इस बॉडी बॉडी 19 में बनी है या ऐसे कुछ बना है, तो ये बॉडी जो है बहुत रिसेंटली 2016 में बनी है। इसका जो काम है गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करना है, और वो भी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इसको जो है वो सेंटर ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो है फंक्शन क्या है, ये मतलब सुओ मोटो खुद से जो है वो वायलेशंस की कंप्लेंट्स को पब्लिक इंटरेस्ट में जो है उठाती है, और फिर कंटेंट रेगुलेशन करती है और रिकमेंडेशंस करती है। और नेक्स्ट जो देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे इसके बनाने के लिए, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डिलीवरेंस क्या थी, इसको जो है वो आप मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। उन्होंने बोला था कि ये जो बॉडी है, मतलब CCRG जो बॉडी है, वो एक ऐसी बॉडी है कि गवर्नमेंट के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा फुलफिल करने के लिए और या उसको चेक करने के लिए जो है वो काम आएगी, और सिटीजन्स के राइट्स और एंटाइटलमेंट्स को भी ये जो है वो प्रिजर्व करेगी या प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइन दी थी कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस मैनर में जो है एडवर्टाइजमेंट्स को देना चाहिए, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और जो है उन्होंने ये भी बोला था कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट ना करे, मतलब अनबायस्ड जो है कंटेंट होना चाहिए, बायस्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट ना कर रही हो ये, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर इम्पेलमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इन गाइडलाइंस के चलते हुए यही है कि देखा जाएगा कि क्या गवर्नमेंट फंडेड जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, तो उसी के रेगुलेशन से रिलेटेड ये गाइडलाइंस हैं, बट अभी ये आई नहीं है, ये ड्राफ्ट फॉर्म में ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड-19 के चलते हुए सारे ही ऑफलाइन मतलब स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, अब कॉलेजेस भी बंद हैं, सबको डिजिटल मीडिया के द्वारा ही एजुकेशन लेनी पड़ रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है, उस रिपोर्ट का नाम है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, विल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ मिस द बस। उन्होंने जो है डिफरेंट जो है लिक्यूने जो हैं और रिकमेंडेशंस दी हैं कोविड-19 के इस पैंडमिक के चलते हुए, कीपिंग इन माइंड द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। तो उन्होंने ये बोला है कि जो स्टूडेंट डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं या स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये कई बार नहीं पता होता कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, उनके पास रेलेवेंट या इजीली एक्सेसिबल एजुकेशन मटेरियल नहीं होता है। मतलब अगर ऐसे हो कि कोई देख नहीं सकता है, तो आपको पता है कि वो उनको ब्रेल का यूज़ करना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो अगर उनके पास वैसे बुक्स नहीं है तो उनके लिए पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है कि इन वेब सेमिनार्स के ऊपर या वेबिनार्स के ऊपर जो है कोई भी साइन इंटरप्रेटर्स नहीं होते हैं, मतलब एक फैकल्टी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलती है, कोई साइन इंटरप्रेटर नहीं होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या बोला जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली होना एटमॉस्फेयर होना चाहिए, किस तरह से आपको ऐसे स्टूडेंट्स की ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि सारे डिसेबल स्टूडेंट्स को एक ही कैटेगरी में जो है उनको कैटेगराइज ना किया जाए, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट नीड्स होती हैं, कोई जो है देख नहीं सकता होगा, कोई सुन नहीं सकता होगा, तो उस तरह से उनको जो है डिफरेंट ग्रुपिंग्स उनकी करनी चाहिए, उनको एक ही ग्रुप में जो है नहीं रखना चाहिए, कैटेगराइजेशन होना चाहिए। रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने प्रज्ञाता गाइडलाइंस को जो है वो लॉन्च किया था, उसमें जो है डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताया गया था, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, तो ये सब जो है वो बताया गया था। इस रिपोर्ट ने ये भी एज्यूम किया है कि कोविड-19 के चलते हुए 240 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं जो भी वल्नरेबल सेक्शन से हैं, वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स जो आते हैं वो डिसेबल स्टूडेंट्स आते हैं, गर्ल्स आती हैं। उन्होंने बोला कि 240 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है एजुकेशन जो है उन पे फ़र्क पड़ा है या इम्पैक्ट किया है कोविड-19 ने। अब देख लेते हैं कि डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड और चैलेंजेस क्या हैं। तो जो फर्स्ट चैलेंज है वो रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड है। हमने देखा है कि जो इंडिया की 66% पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, और वहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि 15% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उन वही सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उन्हीं के पास जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं, जबकि 66% जो पॉपुलेशन है वो हमारी रूरल इंडिया में रहती है। नेक्स्ट जो है वो जेंडर डिजिटल डिवाइड के
ऊपर है। उन्होंने ये बोला है कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 67% जो मेन हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, और उसके कंपैरिजन में सिर्फ 33% वुमेन जो हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस है। तो ये दोनों चैलेंजेस जो हैं डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इनको वैसे इन पॉइंट्स को आप कहीं पे भी जब डिजिटल डिवीजन की बात आती है या डिजिटल एजुकेशन की बात आती है तो आप मेंस में या ऐसे राइटिंग में कहीं पे भी इनको कोट कर सकते हैं। तो ये ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है कि आप उसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, तो उसको जो है कैसे स्मार्टली यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो आज के जो है करंट अफेयर इतने ही हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।